हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्निंग विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हो गया हूं, साथ लेकर आया हूं द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी। फिर से बारी है आपकी डिक्शनरी में कुछ नए शब्दों को जोड़ने का। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलेगा, ताकि यहां से जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में सेशन के दौरान मन में कुछ रह जाता है तो आप मुझे कमेंट में लिख करके साझा करें। हम जरूर उसका आंसर लेकर के आपके सामने जल्द से जल्द उपस्थित होंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्निंग दिस विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब तैयार हैं। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं और फिर वहीं से शुरू करेंगे वर्ड ऑफ द डे से। चलिए आज का जो वर्ड है वर्ड ऑफ द डे का वो है पुसिलेनिमस। पुसिलेनिमस एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है शोइंग अ लैक ऑफ करेज और डिटर्मिनेशन, यानी डरपोक, टिमिड। इस अर्थ में हम पुसिलेनिमस का इस्तेमाल करते हैं। ये एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। मैंने आपको पहले ही बताया है, कई बार इसकी चर्चा की है कि जहां पर OUS किसी शब्द के अंत में जुड़ा हुआ होता है, ये एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है। इसका एक अपवाद भी मैंने आपको बताया था। मैंने कई सेशन में आपसे पूछा है, मैं फिर से पूछ रहा हूं कि कौन सा वो शब्द था जिसके लास्ट में OUS तो था बट वो एडजेक्टिव नहीं, नाउन था। इसकी जानकारी मैंने दी है। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट में लिखिए और अगर आपको याद है और आपके साथी भूल चुके हैं तो आप उनको भी एक बार रिवीजन कराइए। तो वो कौन सा शब्द था जिसके लास्ट में OUS तो था लेकिन वो था नाउन। ऐसे सामान्यतः फेमस, डेंजरस, पुसिलेनिमस, ये सारे शब्द एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होते हैं। मतलब है शोइंग अ लैक ऑफ करेज और डिटर्मिनेशन, मतलब है टिमिड, डरपोक या भीरू। इस अर्थ में हम पुसिलेनिमस का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम है चिकन, टिमरस, क्रेवन एंड विम्पस। क्या है? चिकन, टिमरस, क्रेवन एंड विम्पस एक अर्थ में पुसिलेनिमस के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, ब्रेव, फियरलेस, प्लकी, हार्डी एंड गट्सी। क्या हो जाएगा? ब्रेव, फियरलेस, प्लकी, हार्डी एंड गट्सी एक अर्थ में पुसिलेनिमस के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। He is too pusillanimous to stand up to his opponents। क्या है? He is too pusillanimous to stand up to his opponents। तो यहां पर जो आज के वर्ड ऑफ द डे में रखा गया है वो है पुसिलेनिमस। पुसिलेनिमस एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है शोइंग अ लैक ऑफ करेज और डिटर्मिनेशन। जिस इंसान में हिम्मत की कमी हो, डिटर्मिनेशन की कमी हो, मतलब है डरपोक। He is too pusillanimous to stand up to his opponents। इसको आप चाहो तो जिसके लिए आप टिमिड यूज करते हो, ठीक है, डरपोक शब्द का जहां इस्तेमाल करना है आप इस शब्द को प्रयोग करके इसके साथ फ्रेंडली हो सकते हो। पुसिलेनिमस याद रखिएगा, अच्छा शब्द है, ध्यान में रखा जा सकता है। चलिए सेशन में आगे बढ़ते हैं। जो पहला वर्ड आज का है वो है फिशर। फिशर नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। वैसे ये एक प्रकार की बीमारी भी है जो आपके मल द्वार यानी एनस से जुड़ा हुआ है। उसमें एक पाइल्स होता है, फिशर होता है। तो इस तरह की एक डिजीज भी होती है, उसमें कट लग जाता है और ये गट प्रॉब्लम की वजह से होता है या और कई सारे रीजन इसके होते हैं। तो खैर वो एक अलग चीज है। लेकिन यहां पर जो फिशर का मतलब है वो है अ लॉन्ग डीप क्रैक इन समथिंग, स्पेशली इन रॉक और इन द अर्थ। ठीक है, वहां पर भी एक चीरा लग जाता है, उसको फिशर कहते हैं। यहां पर है अ लॉन्ग डीप क्रैक इन समथिंग स्पेशली इन रॉक और इन द अर्थ। इस अर्थ में इस्तेमाल करते हैं लंबी गहरी दरार, विशेषतः चट्टान या धरती में। दरार सिंपल सा है, दरार, इस अर्थ में हम फिशर का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, ओपनिंग, क्रेविस, क्रैक एंड क्लेफ्ट। क्या है? ओपनिंग, क्रेविस, क्रैक एंड क्लेफ्ट एक अर्थ में फिशर के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, क्लोजिंग, ब्लॉकेज एंड मेंडिंग। क्या हो जाएगा? क्लोजिंग, ब्लॉकेज एंड मेंडिंग एक अर्थ में फिशर के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग करेंगे। तो यहां पर इस पेज पर जो पहला शब्द है ये है फिशर, अ लॉन्ग डीप क्रैक इन समथिंग स्पेशली इन रॉक और इन द अर्थ, मतलब है दरार के अर्थ में प्रयोग करते हैं। सिनोनिम है ओपनिंग, क्रेविस, क्रैक एंड क्लेफ्ट। एंटोनिम है क्लोजिंग, ब्लॉकेज एंड मेंडिंग एक अर्थ में फिशर के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एग्जांपल देख लेते हैं। द लेटेस्ट फिशर वाज अबाउट 3 किलोमीटर लॉन्ग, द ऑफिस सेड। क्या है? द लेटेस्ट फिशर वाज अबाउट 3 किलोमीटर लॉन्ग, द ऑफिस सेड। चलिए अगला जो शब्द है वो है वायरुलेंट। वायरुलेंट एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है
ये पॉइजन और डिजीज के अर्थ में वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डेंजरस, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फुल ऑफ एंगर, इस अर्थ में भी इस्तेमाल करते हैं। विष या रोग के अर्थ में है बहुत तीव्र, गंभीर और खतरनाक। और दूसरा जो है कटु या द्वेषपूर्ण, यहां से कटु या द्वेषपूर्ण या उग्र या क्रोधपूर्ण, ये जो वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फुल ऑफ एंगर, इस अर्थ को ध्यान में देंगे। यहां पर वायरुलेंट ऐसे एक डिजीज के नाम में पॉइजन के नाम पर जो है आप उसका सेंस जानते हैं, ठीक है। मतलब है कि विष या रोग की बात करें बहुत तीव्र, गंभीर या खतरनाक, इस अर्थ में वायरुलेंट का प्रयोग तो जानते ही है पहले से। कटु या द्वेषपूर्ण, उग्र या क्रोधपूर्ण, इस अर्थ में भी हम वायरुलेंट का प्रयोग करते हैं। वायरुलेंट का मतलब है वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डेंजरस इन द सेंस ऑफ पॉइजन और डिजीज, और नॉर्मल वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फुल ऑफ एंगर, अगर हम किसी के व्यवहार की बात करें उस अर्थ में वायरुलेंट का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें मैलिशियस, मेलेवोलेंट एंड मेलाइन, यहां पर मैंने इस अर्थ में रखा है, ठीक है। मैलिशियस, मेलेवोलेंट एंड मेलाइन एक अर्थ में वायरुलेंट के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंड एंटोनिम बेनेवोलेंट, एमिकेबल एंड काइंड, क्या हो जाएगा? बेनेवोलेंट, एमिकेबल एंड काइंड एक अर्थ में वायरुलेंट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो मैंने पहले वाले सेंस का एंटोनिम सिनोनिम नहीं रखा है, दूसरे वाले का रखा है जिसका मीनिंग है वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फुल ऑफ एंगर, मतलब है द्वेषपूर्ण, क्रोधपूर्ण, कटु, उग्र, इस अर्थ के लिए हमने यहां पर एंटोनिम सिनोनिम रखा है। एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा है नाउ ही फेसेस वायलेंट अटैक्स फ्रॉम द इटालियन मीडिया, क्या है? नाउ ही फेसेस वायलेंट अटैक्स फ्रॉम द इटालियन मीडिया। यहां पर जो इस पेज पर दूसरा शब्द है वो है वायलेंट, इसका मतलब होता है वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डेंजरस इन द सेंस ऑफ पॉइजन और डिजीज, है ना। पॉइजन और डिजीज के अर्थ में अगर हम कहें तो वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डेंजरस। एंड नॉर्मल अगर हम इंसान की बिहेवियर या उसके व्यवहार की बात करें या उसके सोच की, तो कटु या द्वेषपूर्ण या उग्र या क्रोधपूर्ण, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फुल ऑफ एंगर, इस अर्थ में हम वायरुलेंट का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है वो है एग्जम्पशन। एग्जम्पशन नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। यहां पर भी मैंने आपको कई बार जानकारी दी है कि जिस शब्द के अंत में TION लगा हुआ होता है वो नाउन होता है। तो एग्जम्पशन, special permission not to do or pay something, or the fact of not having to obey a rule or do something that other people have to do, है ना। do something that other people have to do मतलब है छुटकारा या छूट, इस अर्थ में हम इसका इस्तेमाल करते हैं एग्जेम्पशन का। स्पेशल परमिशन नॉट टू डू और पे समथिंग, या द फैक्ट ऑफ नॉट हैविंग टू ओबे अ रूल और डू समथिंग दैट अदर पीपल हैव टू डू, मतलब है कि एग्जेम्पशन का मतलब है छुटकारा या छूट, इस अर्थ में हम एग्जेम्पशन का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें डिस्चार्ज, रिलीफ एंड इम्यूनिटी, क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज, रिलीफ एंड इम्यूनिटी एक अर्थ में एग्जेम्पशन के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंड एंटोनिम की बात करें लायबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड ड्यूटी। लायबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड ड्यूटी एक अर्थ में एग्जेम्पशन के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, सी वॉज गिवन एन एग्जेम्पशन फ्रॉम द फाइनल एग्जाम, क्या है? सी वॉज गिवन एन एग्जेम्पशन फ्रॉम द फाइनल एग्जाम। तो इस पेज पर आने वाला जो पहला शब्द है एग्जेम्पशन, मतलब होता है स्पेशल परमिशन नॉट टू डू और पे समथिंग, या द फैक्ट ऑफ नॉट हैविंग टू ओबे अ रूल और डू समथिंग दैट अदर पीपल हैव टू डू, इस अर्थ में हम एग्जेम्पशन का प्रयोग करते हैं, छुटकारा या छूट के अर्थ में। ये नाउन है, सी वॉज गिवन एन एग्जेम्पशन फ्रॉम द फाइनल एग्जाम। चलिए अगला जो शब्द है वो है डाइल्यूट। बहुत ही कॉमनली यूज्ड है, साइंस के स्टूडेंट इसको बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये वर्ब और एडजेक्टिव दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है टू मेक समथिंग वीकर और लेस इफेक्टिव, है ना। किसी चीज को कमजोर कर देना और कम प्रभावी कर देना, इस अर्थ में भी हम डाइल्यूट का प्रयोग करते हैं। टू मेक अ लिक्विड वीकर बाय एडिंग वाटर और अनदर लिक्विड टू इट। ये तो नॉर्मल घटना है कि एक लिक्विड में हम दूसरा लिक्विड मिला करके उसके प्रभाव को कम कर दे, पतला कर दे, तीक्ष्णता कम कर दे, कटुता कम कर दे, एसिडिटी कम कर दे, तो कुछ भी उसकी जो लवणता है या क्षारीयता है, जो भी है, जो उसका गुण है उसको कम करना, वो तो है ही। टू मेक अ लिक्विड वीकर बाय एडिंग वाटर और अदर लिक्विड टू इट। लेकिन यहां पर देखिए कि टू मेक समथिंग वीकर और लेस इफेक्टिव, इस अर्थ में भी हम डाइल्यूट का प्रयोग करते हैं। कमजोर करना, फीका करना, गलना या पानी से पतला करना। तो कमजोर करना, फीका करना, इस अर्थ में इसका प्रयोग हमने यहां पर आपको दिखाने की कोशिश की है। डाइल्यूट का मतलब है टू मेक समथिंग वीकर और लेस इफेक्टिव। चलिए सिनोनिम देख लेते हैं, डिमिनिश, वीकन एंड एटेन्युएट। क्या हो जाएगा? डिमिनिश, वीकन एंड एटेन्युएट एक अर्थ में डाइल्यूट के पहले वाले, ये जो कमजोर करना और फीका करना है, इस अर्थ के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें स्ट्रेंथन, इंटेंसिफाई एंड बूस्ट। क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथन, इंटेंसिफाई एंड बूस्ट एक अर्थ में डाइल्यूट के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो इस पेज पर दूसरा शब्द है वो है डाइल्यूट। इसको आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम अगर किसी लिक्विड में किसी दूसरे लिक्विड को मिलाकर उसको पतला करें या पानी मिलाकर के उसके प्रभाव को कम करें, पतला करें, इसको हम डाइल्यूट कहते हैं। ऐसे टू मेक समथिंग वीकर और लेस इफेक्टिव,
इस अर्थ में भी डाइल्यूट शब्द का प्रयोग किया जाता है, मतलब है कमजोर करना या फीका करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द इफेक्ट ऑफ दिस पॉलिसी हैज नाउ बीन कंसिडरेबली डाइल्यूटेड। क्या है? द इफेक्ट ऑफ दिस पॉलिसी हैज नाउ बीन कंसिडरेबली डाइल्यूटेड। अब यहां पर जो है वर्ब की तरह प्रयोग हो रहा है, उसी का फॉर्म वहां पर लिया गया है ना। तो इस पेज पर आने वाला जो दूसरा शब्द है वो है डाइल्यूट, टू मेक समथिंग वीकर और लेस इफेक्टिव, मतलब है कमजोर करना या फीका करना। चलिए अगला जो शब्द है वो है मिलाइन। मिलाइन वर्ब और एडजेक्टिव दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है टू से और राइट बैड थिंग्स अबाउट समबडी और समथिंग पब्लिकली, स्पेशली इन एन अनफेयर मैनर और कॉजिंग हार्म और हार्मफुल। मिलाइन का मतलब क्या होता है कि किसी के बारे में लिखना या कहना, है ना, पब्लिकली, और वो भी अनफेयर तरीके से, तो उसके लिए हम मिलाइन शब्द यूज करते हैं। या फिर कुछ चीज जो हार्मफुल हो उसके लिए भी हम मिलाइन का प्रयोग करते हैं। कॉजिंग हार्म और हार्मफुल मतलब है बदनाम करना, अनिष्टकर या अहितकर, है ना। बदनाम करना पहला, अनिष्टकर और अहितकर जो है वो कॉजिंग हार्म और हार्मफुल के अर्थ में मिलाइन का प्रयोग करते हैं। टू से और राइट बैड थिंग्स अबाउट समबडी और समथिंग पब्लिकली, स्पेशली इन एन अनफेयर मैनर, कॉजिंग हार्म और हार्मफुल, इस अर्थ में हम मिलाइन का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, डिफेम, स्लैंडर, लेबल एंड विलिफाई। क्या हो जाएगा? डिफेम, स्लैंडर, लेबल एंड विलिफाई एक अर्थ में मिलाइन के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, प्रेज, ऑनर, एक्सॉल्ट एंड ग्लोरीफाई। क्या हो जाएगा? प्रेज, ऑनर, एक्सॉल्ट एंड ग्लोरीफाई एक अर्थ में मिलाइन के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर एग्जांपल देख लेते हैं। सी फील्स सी हैज बीन मच मेलाइन बाय द प्रेस। क्या है? सी फील्स सी हैज बीन मच मेलाइन बाय द प्रेस। यहां पर यह शब्द पहला है इस पेज का, मेलाइन, टू से और राइट बैड थिंग्स अबाउट समबडी और समथिंग पब्लिकली, स्पेशली इन एन अनफेयर मैनर, और कॉजिंग हार्म और हार्मफुल, इस अर्थ में हम मेलाइन का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है डेप्रिडेशन। डेप्रिडेशन नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है एक्ट्स दैट कॉज सीवियर डैमेज, डिस्ट्रक्शन टू प्रॉपर्टी, लाइव्स एटसेट्रा, है ना। यहां पर क्या है? जान माल आदि की व्यापक क्षति पहुंचाने वाला कार्य, विध्वंस या विनाश, इस अर्थ में जो है हम यूज करते हैं डेप्रिडेशन का। एक्ट्स दैट कॉज सीवियर डैमेज और डिस्ट्रक्शन टू प्रॉपर्टी, लाइव्स एटसेट्रा, मतलब है जान माल आदि की व्यापक क्षति पहुंचाने वाले कार्य, विध्वंस या विनाश, इस अर्थ में हम डेप्रिडेशन का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम की बात करें, प्लंडर, डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन। क्या हो जाएगा? प्लंडर, डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन एक अर्थ में डेप्रिडेशन के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, ओरिजिन, क्रिएशन एंड इंसेप्शन। क्या हो जाएगा? ओरिजिन, क्रिएशन एंड इंसेप्शन एक अर्थ में डेप्रिडेशन के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इस पेज पर जो आने वाला दूसरा शब्द है वो है डेप्रिडेशन, मतलब होता है एक्ट्स दैट कॉज सीवियर डैमेज और डिस्ट्रक्शन टू प्रॉपर्टी, लाइव्स एटसेट्रा, इस अर्थ में हम डेप्रिडेशन शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द एंटायर एरिया हैज सफर्ड द डेप्रिडेशंस वॉर, नहीं, डेप्रिडेशंस ऑफ वॉर, यहां पर इसको ऑफ जोड़ लीजिए इसमें, ठीक है। द एंटायर एरिया हैज सफर्ड द डेप्रिडेशंस ऑफ वॉर। क्या है? द एंटायर एरिया हैज सफर्ड द डेप्रिडेशंस ऑफ वॉर। तो इस पेज पर आने वाला दूसरा शब्द है डेप्रिडेशन, मतलब होता है एक्ट्स दैट कॉज सीवियर डैमेज, डिस्ट्रक्शन टू प्रॉपर्टी, लाइव्स एटसेट्रा, जान माल आदि की व्यापक क्षति पहुंचाने वाले कार्य, विध्वंस या विनाश, इस अर्थ में हम डेप्रिडेशन का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एंड इज अपोज्ड टू एक्सेप्टेड आइडियाज, ट्रेडिशन एटसेट्रा। अब देखिए, कोई आइकन है उसको तोड़ने वाला, मूर्ति भंजक एक अर्थ में कह सकते हैं। तो मतलब क्या है? एक प्रकार की परंपरा को सूचित करता है। कोई भी मूर्ति है, कुछ भी ऐसा है, तो उसको नहीं मानने वाला, रूढ़िवादी विचारधारा या पुरानी परंपराओं को नहीं मानने वाले को हम कहते हैं आइकोनोक्लास्ट। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एंड इज अपोज्ड टू एक्सेप्टेड आइडियाज, ट्रेडिशंस एटसेट्रा, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं स्वीकृत मान्यताओं, परंपराओं, रिवाजों आदि में विश्वास न करने वाला, रूढ़िगत विचारों का विरोधी, है ना। किसी भी प्रकार के आइकन को तोड़ने वाले को, उसको खत्म करने वाले को, विध्वंस करने वाले को, उसको नहीं मानने वाले को आइकोनोक्लास्ट कहते हैं। स्वीकृत मान्यता, परंपरा जो हमारे समाज में चलता आ रहा है उसमें वो विश्वास ना करे, रूढ़िगत विचार का विरोधी हो, उसको हम कहते हैं आइकोनोक्लास्ट। सिनोनिम की बात करें, मैवरिक, बोहेमियन एंड डिसेंटर। क्या हो जाएगा? मैवरिक, बोहेमियन एंड डिसेंटर एक अर्थ में आइकोनोक्लास्ट के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें तो कन्फर्मिस्ट, एसेंटर एंड फॉलोअर। क्या हो जाएगा? कन्फर्मिस्ट, एसेंटर एंड फॉलोअर एक अर्थ में आइकोनोक्लास्ट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग
कर सकते हैं। यहां पर इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है आइकोनोक्लास्ट, मतलब होता है अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एंड इज अपोज्ड टू एक्सेप्टेड आइडियाज, ट्रेडिशंस एटसेट्रा। मतलब है जो चली आ रही परंपराओं में नहीं मानता है, उसका विरोधी होता है, उसको हम कहते हैं आइकोनोक्लास्ट। सिनोनिम क्या है? मैवरिक, बोहेमियन, डिसेंटर। एंटोनिम है कन्फर्मिस्ट, एसेंटर एंड फॉलोअर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द ऑथर हु वॉज कंसिडर्ड एन iconoclast was far ahead for her times। क्या है? The author who was considered an iconoclast was far ahead of her times। इस पेज पर आने वाला पहला शब्द iconoclast मतलब है a person who does not believe in and is opposed to accepted ideas, traditions etc। मतलब है जो पुरानी मान्यताएं, रूढ़िवादी विचारधाराओं को मानने वाला ना हो, उसका विरोधी हो, उसको हम कहते हैं iconoclast। चलिए अगला जो शब्द है वो है राइफ। राइफ एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है ये बुरी चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, जो बहुत कॉमन होता है, वेरी कॉमन, फैली हुई, बहुविदित, सर्वविदित, विशेषता बुरी बातें। यूज स्पेशली अबाउट बैड थिंग्स। राइफ का इस्तेमाल किसी प्रचलित अच्छी चीज के लिए नहीं करेंगे, ये बुरी चीज के लिए इस्तेमाल करेंगे। बैड थिंग्स के लिए इस्तेमाल होगा, वेरी कॉमन के अर्थ में इस्तेमाल होगा, फैली हुई, बहुविदित, सर्वविदित, विशेषता बुरी बातें। सिनोनिम की बात करें वाइड स्प्रेड, परवेसिव एंड यूबिक्विटस। क्या हो जाएगा? वाइड स्प्रेड, परवेसिव एंड यूबिक्विटस। मैं आपसे यहां चाहता हूं कि आप यूबिक्विटस का सबसे पहले तो मीनिंग लिखिए, एक सिनोनिम, एक एंटोनिम इसके अलावा लिखिएगा, है ना। यूबिक्विटस वो किस सेंस में यूज होता है, उसका एक सिनोनिम और एक एंटोनिम कमेंट में जरूर आप लिखिए, मुझे अच्छा लगेगा। साथ में इससे क्या होगा ना कि आपके जितने भी साथी देख रहे हैं उनको भी रिवीजन मिल जाएगा एक तरीके से, और मुझे यह लगेगा कि चलो मैं जो काम कर रहा हूं ना वो आप तक पहुंच रहा है। और मैं यहां पर एक बात आपसे कहना चाहूंगा, मैं जानना चाहता हूं क्या मैं सैटरडे वाली एडिटोरियल वोकैबुलरी बंद कर दूं? हाँ, आप कमेंट में लिख करके जरूर बताएं, क्या मैं मंडे से फ्राइडे तक ही करूं? क्योंकि मैं देखता हूं कि सैटरडे को आप लोग इंटरेस्टलेस हो जाते हो, मुझे पता चल जाता है। तो अगर ऐसा है तो मुझे बता देना, मैं उस दिन कोई दूसरा जो है टॉपिक डाल दूंगा, कुछ भी ऐसा कर दूंगा जो मजा आएगा। ऐसे बहुत जल्द हम कोशिश कर रहे हैं कि और सारे टॉपिक भी जो रुक गए हैं उसको भी अरेंज कराऊं। चलिए, राइफ का मतलब है, यहां इस पेज पर आने वाला दूसरा शब्द है, इसका मतलब होता है कि वेरी कॉमन, लेकिन ये यूज्ड होता है बैड थिंग्स के लिए। सिनोनिम क्या है? वाइड स्प्रेड, परवेसिव एंड यूबिक्विटस। एंटोनिम की बात करें स्कार्स, अननोन, डिवॉइड एंड आइसोलेटेड। क्या हो जाएगा? स्कार्स, अननोन, डिवॉइड एंड आइसोलेटेड एक अर्थ में राइफ के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। रूमर्स आर राइफ दैट हिज वाइफ हैज लेफ्ट हिम। क्या है? रूमर्स आर राइफ दैट हिज वाइफ हैज लेफ्ट हिम। तो इस पेज पर आने वाला जो दो शब्द है, पहला है आइकोनोक्लास्ट, मतलब होता है अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एंड इज अपोज्ड टू एक्सेप्टेड आइडियाज, ट्रेडिशंस एटसेट्रा। एंड दूसरा है राइफ, मतलब होता है वेरी कॉमन, लेकिन ये इस्तेमाल होता है बुरी चीजों के लिए, जो कि फैली हुई हो, बहुविदित हो, सर्वविदित हो, विशेष करके बुरी बातें। चले अगला जो शब्द है वो है इंग्रेसिएट। इंग्रेसिएट वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है टू मेक योरसेल्फ लाइक्ड बाय डूइंग और सेइंग थिंग्स दैट विल प्लीज पीपल, स्पेशली पीपल हु माइट बी यूजफुल टू यू। मतलब किसी की प्रशंसा करके उसका कृपा पात्र बन जाना, है ना। चापलूसी करके किसी भी तरीके से किसी की प्रशंसा कर उसका कृपा पात्र बन जाना, विशेष करके अपने लाभ के लिए किसी का अनुग्रह प्राप्त कर लेना। क्या कह रहा है? टू मेक योरसेल्फ लाइक्ड बाय डूइंग और सेइंग थिंग्स दैट will please people, especially people who might be useful to you। मतलब है कि आप अपने द्वारा कुछ ऐसा बात उस व्यक्ति को कहें जो आपके लिए फायदेमंद है और वो आपकी बात को पसंद करे और आपके विचारों को पसंद कर ले। तो मतलब यह है कि इंग्रेसिएट का मतलब है कि किसी की प्रशंसा करके उसका कृपा पात्र बन जाना, विशेष करके अपने लाभ के लिए किसी का अनुग्रह प्राप्त कर लेना। इस अर्थ में हम इंग्रेसिएट का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें फॉन, करी फेवर एंड पैंडर। क्या है? फॉन, करी फेवर एंड पैंडर एक अर्थ में इंग्रेसिएट के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें रेसिस्ट, अपोज एंड एग्रवेट। क्या हो जाएगा? रेसिस्ट, अपोज एंड एग्रवेट एक अर्थ में इंग्रेसिएट के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर इस पेज पर जो आने वाला पहला शब्द है वो है इंग्रेसिएट, मतलब होता है टू मेक योरसेल्फ लाइक्ड बाय डूइंग और सेइंग थिंग्स दैट विल प्लीज पीपल, स्पेशली पीपल हु माइट बी यूजफुल टू यू। मतलब है किसी की प्रशंसा करके उसका कृपा पात्र बन जाना, विशेष करके अपने लाभ के लिए। इस अर्थ में हम इंग्रेसिएट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही फेल्ट अ टेरिबल डिजायर फॉर वेंजेंस। नहीं, ये गड़बड़ है, इसको चेंज कर लेते हैं। और एग्जाम्पल लिख लीजिए। ही वॉज always trying to
ingratiate himself with his teacher. चलिए, मैंने एग्जाम्पल यहां पर बदल दिया है, मैं आपको लिखा देता हूं, आप लिख लीजिए। मैंने लिखा है he was always trying to ingratiate himself with his teacher. क्या है? he was always trying to ingratiate himself with his teacher. मतलब है कुछ ऐसा कहना कि इस टीचर उसको पसंद करे ताकि उससे जो है उसको फायदा हो। he was always trying to ingratiate himself with his teacher. तो इस पेज पर आने वाला पहला शब्द है ingratiate, to make yourself liked by doing or saying things that will please people, especially people who might be useful to you. मतलब है किसी की प्रशंसा करके उसका कृपा पात्र बन जाना, विशेष करके अपने लाभ के लिए। मतलब यहां पर चापलूसी करना कह सकते हैं, किसी का अनुग्रह प्राप्त करना। क्या है? He was always trying to ingratiate himself with his teacher. चले, अगला जो शब्द है वो है trifle with, और ये एक phrasal verb है, नहीं एडजेक्टिव नहीं है, ये एक phrasal verb है trifle with। इसका मतलब होता है टू ट्रीट समवन और समथिंग केयरलेसली और विदाउट रिस्पेक्ट, है ना। मतलब है उपेक्षा करना या हल्के में लेना। क्या है? टू ट्रीट समवन और समथिंग केयरलेसली और विदाउट रिस्पेक्ट। मतलब किसी को ना हल्के में ले लेते हैं, नहीं जानते उसके बारे में, तो हाँ, तो उसके लिए हम ट्रिफल विद का प्रयोग कर सकते हैं। टू ट्रीट समवन और समथिंग केयरलेसली और विदाउट रिस्पेक्ट, उपेक्षा करना या हल्के में लेना, इस अर्थ में हम ट्रिफल विद का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, डैली विद, टॉय विद एंड ट्रीट लाइटली। क्या है? डैली विद, टॉय विद एंड ट्रीट लाइटली। यहां पर मैंने एंटोनिम छोड़ दिया है, आप अपने हिसाब से कमेंट में लिख करके हमको बताइए कि इसका आप क्या सोचते हैं कि एंटोनिम क्या हो सकता है। ट्रिफल विद, टू ट्रीट समवन और समथिंग केयरलेसली और विदाउट रिस्पेक्ट, मतलब है उपेक्षा करना और हल्के में लेना। इस पेज पर आने वाला दूसरा शब्द जो कि फ्रेजल वर्ब है, ट्रिफल विद का मतलब होता है टू ट्रीट समवन और समथिंग केयरलेसली और विदाउट रिस्पेक्ट। इस अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं। मतलब है डैली विद, टॉय विद एंड ट्रीट लाइटली, इसके सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करते हैं, उपेक्षा करना और हल्के में लेना। फ्रेजल वर्ब ट्रिफल विद मतलब है टू ट्रीट समवन और समथिंग केयरलेसली विदाउट रिस्पेक्ट। एग्जांपल देख लेते हैं कि एज यू नो सी इज नॉट अ गर्ल टू बी ट्रिफल्ड विद। क्या है? एज यू नो सी इज नॉट अ गर्ल टू बी ट्रिफल्ड विद। क्या है? एज यू नो सी इज नॉट अ गर्ल टू बी ट्रिफल्ड विद। इस पेज पर आने वाला दो शब्द, ingratiate, to make yourself liked by doing or saying things that will please people, especially people who might be useful to you. First one and the second one, इसका मतलब है किसी की प्रशंसा करके उसका कृपा पात्र बन जाना, विशेष करके तब जब वो आदमी आपके लिए लाभप्रद हो। दूसरा है ट्रिफल विद, ये फ्रेजल वर्ब है ना, और इसका मतलब है टू ट्रीट समवन और समथिंग केयरलेसली और विदाउट रिस्पेक्ट, यानी हल्के में लेना या उपेक्षा करना। चलिए, अगला जो शब्द है वो है विशरल। विशरल एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है कॉज्ड बाय स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एंड नॉट केयरफुल थॉट, बेस्ड ऑन डीप फीलिंग्स एंड इमोशन रिएक्शन रादर देन ऑन रीजन और थॉट। मतलब है भावनाओं से प्रभावित, ना कि विचारों से। देखिए, एक प्रकार का फैट भी होता है विशरल फैट, वो मेडिकल टर्म है, लेकिन यहां पर जो विशरल का मतलब है कॉज्ड बाय स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एंड नॉट केयरफुल थॉट्स, बेस्ड ऑन डीप फीलिंग्स एंड इमोशन रिएक्शंस रादर देन ऑन रीजन एंड थॉट। मतलब क्या है? जो कि भावनाओं से प्रभावित हो, विचारों से नहीं, है ना। भावनाओं से प्रभावित, ना कि विचारों से। इस अर्थ में हम विशरल शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, इमोशनल, इनेट एंड इंट्यूटिव। क्या है? इमोशनल, इनेट एंड इंट्यूटिव एक अर्थ में विशरल के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, डेलिब्रेट, एक्सट्रिंसिक एंड विलफुल। क्या हो जाएगा? डेलिब्रेट, एक्सट्रिंसिक एंड विलफुल एक अर्थ में विशरल के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। इस पेज पर जो आने वाला पहला शब्द है वो है विशरल, कॉज्ड बाय स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एंड नॉट केयरफुल थॉट्स, या बेस्ड ऑन डीप फीलिंग्स एंड इमोशनल रिएक्शंस रादर देन ऑन रीजन और थॉट्स। मतलब जो कुछ भी हो वो बेस्ड किस पर हो? डीप फीलिंग्स एंड इमोशनल रिएक्शंस पर बेस्ड हो, थॉट्स एंड रीजंस पर ना हो, उसके लिए हम विशरल शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, हिज अप्रोच टू एक्टिंग इज विशरल रादर देन इंटेलेक्चुअल। क्या है? हिज अप्रोच टू एक्टिंग इज विशरल रादर देन इंटेलेक्चुअल। तो यहां पर जो पहला शब्द है वो है विशरल, कॉज्ड बाय स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एंड नॉट केयरफुल थॉट्स, या बेस्ड ऑन डीप फीलिंग्स एंड इमोशनल रिएक्शंस रादर देन ऑन रीजन और थॉट्स। चलिए, अगला जो शब्द है वो है टीटर। टीटर वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है मूव और बैलेंस अनस्टेडीली, sway back and forth, or be unable to decide between different courses, waver।
मतलब है कि लड़खड़ाना, आगा पीछा करना या डगमगाना, इस अर्थ में हम टीटर का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, टॉटर, वॉवल एंड टॉडल, क्या हो जाएगा? टॉटर, वॉवल एंड टॉडल एक अर्थ में टीटर के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। इस पेज पर आने वाला जो दूसरा शब्द है वो है टीटर। मूव और बैलेंस अनस्टेडीली, स्वे बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, ठीक है, डगमगाने, और बी अनेबल टू डिसाइड बिटवीन डिफरेंट कोर्सेस, है ना, यहां पर जहां पर असक्षम हो जाते हैं उस अर्थ में भी इसका प्रयोग करते हैं टीटर का। सिनोनिम की बात करें, टॉटर, वॉबल एंड टॉडल। एंटोनिम की बात करें, स्टेबलाइज एंड स्टेडी, एक अर्थ में टीटर के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है टीटर। मूव और बैलेंस अनस्टेडीली, स्वे बैक एंड फोर्थ, या बी अनेबल टू डिसाइड बिटवीन डिफरेंट कोर्सेस, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं टीटर का। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। सी टीटर्ड आफ्टर हिम इन हर हाई हील्ड सैंडल्स, क्या है? सी टीटर्ड आफ्टर हिम इन हर हाई हील्ड सैंडल्स। इस पेज पर जो दो शब्द है वो है विजुअल। पहला, caused by strong feelings and not careful thoughts, or based on deep feelings and emotional reactions rather than on reason or thought, इस अर्थ में हम विजुअल का प्रयोग करते हैं, यानी भावनाओं से प्रभावित, ना कि विचारों से। दूसरा है टीटर, मतलब होता है मूव और बैलेंस अनस्टेडीली, स्वे बैक एंड फोर्थ, और बी अनेबल टू डिसाइड बिटवीन डिफरेंट कोर्सेस, एंड वेवर, या वेवर कह सकते हैं उसको, लड़खड़ाना, आगा पीछा करना या डगमगाना, इस अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं टीटर का। चलिए अगला जो शब्द है वो है एरेटिक। एरेटिक एडजेक्टिव और नाउन दोनों तरीके से प्रयोग होता है, और इसका मतलब होता है ये पर्सन्स बिहेवियर और क्वालिटी ऑफ समथिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चेंजिंग विदाउट रीजन, इसका क्या मतलब है? यहां से इसको चेंजिंग विदाउट रीजन दैट यू कैन नेवर बी श्योर ऑफ, मतलब है अस्थिर, सनकी, अनियमित, अनिश्चित व्यक्ति का व्यवहार, इस बारे में हम प्रयोग करते हैं। किसी चीज के लिए भी, अबाउट द क्वालिटी ऑफ समथिंग, इस अर्थ में भी हम प्रयोग करते हैं। क्या है? चेंजिंग विदाउट रीजन दैट यू कैन नेवर बी श्योर ऑफ, इस अर्थ में हम इरेटिक का प्रयोग करते हैं, जो अस्थिर, सनकी, अनियमित या अनिश्चित हो, चीजों के क्वालिटी के बारे में या इंसान के व्यवहार के बारे में, दो अर्थ में ये प्रयोग होता है इरेटिक। सिनोनिम की बात करें, रैंडम, वेरिएबल, इरेगुलर एंड ऑड, क्या है? रैंडम, वेरिएबल, इरेगुलर एंड ऑड, एक अर्थ में सिनोनिम इरेटिक के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, प्रेडिक्टेबल, कंसिस्टेंट एंड रेगुलर, क्या हो जाएगा? प्रेडिक्टेबल, कंसिस्टेंट एंड रेगुलर। अब जिसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं इसका मतलब वो स्थिर है। प्रेडिक्टेबल, कंसिस्टेंट एंड रेगुलर, एक अर्थ में इरेटिक के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है इरेटिक, यूज्ड अबाउट अ पर्सन्स बिहेवियर और अबाउट द क्वालिटी ऑफ समथिंग, मतलब है चेंजिंग विदाउट रीजन दैट यू कैन नेवर बी श्योर ऑफ, इस अर्थ में हम इरेटिक का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हियर इज क्वाइट इरेटिक, क्या है? द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हियर इज क्वाइट इरेटिक। कई जगहों पर अभी भी ऐसा है, बट लगभग जगह पर जो है अब राजधानी में और विशेष करके बिहार में तो ठीक हो गया है, ठीक है। द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हियर इज क्वाइट इरेटिक। चलिए अगला जो शब्द है वो है स्कटल। स्कटल वर्ब और नाउन दोनों तरीके से प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है टू गिव अप अ प्लान, एक्टिविटी और स्पॉइल अ पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस। ये तो पहला है कि गिव अप कर देना और एक्टिविटी को, प्लान को, या फिर स्पॉइल कर देना पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस को, या फिर टू मूव क्विकली विद स्मॉल शॉर्ट स्टेप्स स्पेशली इन ऑर्डर टू एस्केप, यानी भाग जाने के अर्थ में। विफल कर देना या भाग जाना, इस दो अर्थ में हम स्कटल का प्रयोग करते हैं। टू गिव अप अ प्लान और एक्टिविटी, या स्पॉइल और पॉसिबिलिटी फॉर सक्सेस, या फिर कह सकते हैं टू मूव क्विकली विद स्मॉल शॉर्ट स्टेप्स स्पेशली इन ऑर्डर टू एस्केप, इस अर्थ में हम स्कटल का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, थॉट, रूइन, डिस्ट्रॉय, रेक एंड स्पॉइल, क्या हो जाएगा? थॉट, रूइन, डिस्ट्रॉय, रेक एंड स्पॉइल, एक अर्थ में हम स्कटल के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। बात एंटोनिम की रही तो इनिशिएट, स्टार्ट, बिगिन, सपोर्ट एंड हेल्प, क्या हो जाएगा? इनिशिएट, स्टार्ट, बिगिन, सपोर्ट एंड हेल्प, एक अर्थ में स्कटल के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। चलिए फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। एंग्री वर्कर्स स्कटल्ड ऑल होप ऑफ क्विक एग्रीमेंट्स ऑन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, क्या है? एंग्री वर्कर्स स्कटल्ड ऑल होप ऑफ क्विक एग्रीमेंट्स ऑन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर इस पेज पर जो दो शब्द है वो पहला है इरेटिक, ये पर्सन्स बिहेवियर एंड क्वालिटी ऑफ समथिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। चेंजिंग विदाउट रीजन दैट यू कैन नेवर बी श्योर ऑफ, मतलब है अनिश्चित, अस्थिर, सनकी, अनियमित, इस अर्थ में हम प्रयोग कर सकते हैं इरेटिक का। दूसरा है स्कटल, ये एक वर्ब और नाउन दोनों तरह के इस्तेमाल होता है। टू गिव अप अ प्लान और एक्टिविटी, या स्पॉइल अ पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस, या टू मूव क्विकली विद स्मॉल शॉर्ट स्टेप्स स्पेशली इन ऑर्डर टू एस्केप, इस अर्थ में हम स्कटल का प्रयोग करते हैं, यानी विफल कर देना और भाग जाना। चलिए सेशन का आखिरी शब्द है मोडस विवेंडी, ठीक है। मोडस विवेंडी नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। आपने इसी से जुड़ा हुआ एक शब्द मैंने आपको पढ़ाया था, मैं चाहता हूं कमेंट में आप उसको लिखिए। पहला शब्द ये था मोडस, इसके बाद दूसरा क्या था?
वो जोड़ करके दोनों लिखिए, उसका मीनिंग क्या है, और एक सिनोनिम एक एंटोनिम कमेंट में जरूर लिखिएगा। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखते हैं किस किस को याद है कि इससे जुड़ा हुआ इसी तरह का उच्चारण वाला मोडस उसमें भी था। यहां पर जो शब्द है मोडस विवेंडी, एन अरेंजमेंट और अग्रीमेंट मेड बिटवीन पीपल, इंस्टीट्यूशंस और कंट्रीज with different opinions to exist and work together without disagreeing। मतलब क्या है कि झगड़े का निपटारा होने तक की गई व्यवस्था या अस्थायी समझौता, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं मोडस विवेंडी का। एन अग्रीमेंट और arrangement made between people, institutions or countries with different opinions to exist and work together without disagreeing। मतलब है कि झगड़े का निपटारा होने तक की गई व्यवस्था, अस्थायी समझौता, इस अर्थ में हम मोडस विवेंडी का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम देख लेते हैं, एग्रीमेंट, ट्रूस एंड कॉम्प्रोमाइज। क्या है एग्रीमेंट, ट्रूस एंड कॉम्प्रोमाइज? एक अर्थ में मोडस विवेंडी के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, डिस्कॉर्ड, डिस्प्यूट एंड डिसेंशन। क्या हो जाएगा? डिस्कॉर्ड, डिस्प्यूट एंड डिसेंशन एक अर्थ में मोडस विवेंडी के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द टू स्टेट्स रीच्ड अ काइंड ऑफ मोडस विवेंडी। क्या है? द टू स्टेट्स रीच्ड अ काइंड ऑफ मोडस विवेंडी। इस पेज पर जो पहला शब्द है जो कि सेशन का आखिरी है, मोडस विवेंडी, एन एग्रीमेंट और अरेंजमेंट मेड बिटवीन पीपल, इंस्टीट्यूशंस और कंट्रीज with different opinions to exist and work together without disagreeing। मतलब यह है कि झगड़े का निपटारा होने तक की गई व्यवस्था या अस्थायी समझौता। डिफरेंट ओपिनियन के लोग जब एक किसी चीज के लिए एक साथ मिलकर के काम करें और वो जो समझौता होता है उसको मोडस विवेंडी यानी अस्थायी समझौता कहते हैं। द टू स्टेट्स रीच्ड अ काइंड ऑफ मोडस विवेंडी। उम्मीद है कि आज के सेशन में कुल 15 और एक वर्ड ऑफ द डे, टोटल 16 वर्ड्स आपके सामने रखे गए। सबके सब मजेदार थे, पढ़ करके मजा आया और सेशन बहुत अच्छा लगा। और फाइनली ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलिएगा ताकि यहां से जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहां से बिता लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग इज विदाउट रूल्स किसन से दिस इज BK Singh signing off. Keep reading, keep practicing. Thank you. God bless you.